चैनल को लाइक सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल और दोस्तों सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बाई धीरेन्द्र सर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड सेमेस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र का कौन सा उपकरण है? तो यह मुख्य उपकरण माना जाता है, अर्थात इसका विकल्प नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कुजनेट्स के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय की माप की कौन सी विधियां होती है? तो यह आय विधि भी होती है, व्यय विधि भी होती है, उत्पादन विधि भी होती है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी सही होगा। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आय विधि, व्यय विधि एवं उत्पादन विधि किसी देश की राष्ट्रीय आय के माप के लिए किस अर्थशास्त्री ने यह बात बताई है? तो साइमन कुजनेट्स ने। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय माप की उत्पादन तथा आय विधियों पर आधारित मिश्रित विधि के अलावा आय माप की अन्य कौन सी विधि होती है? तो यह हरित लेखांकन विधि भी होती है, मिश्रित लेखांकन विधि भी होती है, सामाजिक लेखा या लेखांकन विधि भी होती है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रोफेसर किन्स के आय निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निवेश बढ़ने से क्या होगा? तो 1936 ईस्वी में प्रोफेसर किन्स ने ए जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में बताया है कि किसी देश के आय निर्धारण के अनुसार जब निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ने से तो आय भी बढ़ती है, क्योंकि जब व्यक्ति आय प्राप्त करता है तो वह बचत करता है और उपभोग करता है, और जो पैसे बचत करते हैं तो वह कुछ भाग उसका निवेश में कन्वर्ट हो जाता है, और जब निवेश बढ़ता है तो वह धीरे धीरे पूंजी उत्पादकता को बढ़ाता है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। तो इसका विकल्प नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय के समता स्तर का सूचक क्या होता है? तो यह सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट अर्थात बचत बराबर विनियोग भी होता है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बराबर कंजम्पशन प्लस सेविंग अर्थात आपका उपभोग प्लस विनियोग बराबर के आपका उपभोग प्लस बचत के होता है, और जब उपभोग प्लस निवेश रेखा 45 अंश को काटे तब भी होता है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला छठा प्रश्न है आपका, यदि मुक्त कर लगाया जाए तो राष्ट्रीय आय के सम स्तर में कमी कर राशि से क्या होगी? तो यह अधिक हो जाएगी, इसका विकल्प नंबर छठे का 3 सही होगा। अगला प्रश्न 7वां है आपका, आय निर्धारण सिद्धांत में 45 अंश पर झुकी रेखा किसको प्रदर्शित करती है? तो मुद्रा के रूप में कुल आय को भी प्रदर्शित करती है, वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल पूर्ति को भी प्रदर्शित करती है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 3 उपरोक्त दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कुल मांग या समग्र मांग अर्थात एग्रीगेट डिमांड से क्या तात्पर्य होता है? तो यह कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड अर्थात उपभोग मांग प्लस निवेश मांग को सूचित करता है, अर्थात इसका 8वें का विकल्प नंबर पहला सही है। 9वां प्रश्न है आपका, त्वरण गुणांक प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन के बीच अनुपात है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह प्रसिद्ध कथन प्रोफेसर कुरिहारा का है कि त्वरण गुणांक प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन के बीच अनुपात पाया जाता है। अगला 10वां प्रश्न है आपका, जब उत्पादन में वृद्धि हो तो शुद्ध निवेश में क्या परिवर्तन होगा? जब उत्पादन बढ़ता है तो शुद्ध निवेश में भी वृद्धि होगा, क्योंकि उत्पादन आय को बढ़ाता है और आय व्यय या खर्च को, और जो पैसे खर्च नहीं हो पाते वे निवेश को बढ़ाते हैं, और यह दोनों मिलकर पुनः उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले निवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले निवेश 3 प्रकार के हैं, प्रतिस्थापन निवेश, सकल निवेश, शुद्ध निवेश, अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी देश का आर्थिक कल्याण का मापक एवं सूचकांक किसे माना जाता है? तो यह पीछे भी हमने प्रश्न बताया था। तो किसी देश का आर्थिक कल्याण एवं सूचकांक जो माना जाता है वो राष्ट्रीय आय को माना जाता है, जैसा प्रोफेसर पीगू ने भी बताया है। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.बी.से का कथन है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.बी.से ने अपना जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था सप्लाई क्रिएट्स ऑनेस्ट डिमांड अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। तो यहाँ से यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर जे.बी.से फ्रांस कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, और यह इनका जो सिद्धांत है वह क्लासिकल थ्योरी पर आधारित है, और इन्होंने माना था कि अर्थव्यवस्था में कभी अति उत्पादन नहीं होता, और अति उत्पादन होता है तो यह क्षणिककालीन होता है, और यह स्वतः ही इसका समायोजन हो जाता है। प्रोफेसर जे.बी.से ने अपना एक पुस्तक लिखा था, ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक,
यह पुस्तक आप याद रखिएगा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ट्रेड दी इकोनॉमिक पॉलिटिक किसकी रचना है, तो यह प्रोफेसर जेबी से की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है आपका, से का बाजार नियम किसका प्रमुख अंग माना जाता है? तो अभी हमने बताया कि प्रोफेसर जेबी से का जो कथन है वह क्लासिकल थ्योरी पर आधारित है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रोफेसर जेबी से ने अपना जो सिद्धांत पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है दिया है, उसके अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो प्रोफेसर जेबी से ने बताया है कि बाजार में कभी भी अति उत्पादन नहीं होता और एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय होती है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पॉलिटेक्निक ने प्रोफेसर जेबी से के नियम व मुद्रा के परिणाम सिद्धांत को क्या माना है? तो पॉलिटेक्निक ने जेबी से के मुद्रा सिद्धांत को एक दूसरे का पूरक माना है। अगला प्रश्न है आपका, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में Rio+20 जो 1992 में सम्मेलन शुरू हुआ था, यह Rio+20 कब शुरू हुआ? तो 20 से 22 जून 2012 को शुरू हुआ था, तो इसका विकल्प नंबर दूसरा सही। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, तो यहाँ से एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, याद कर लीजिएगा किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो NGT अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 18 अक्टूबर 2010 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रोफेसर जेबीसी के बाजार नियम क्रियाशीलता का कारण क्या होता है? तो यह मजदूरी दरों का लोचपूर्ण होना भी पाया जाता है, एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है, यह भी पाया जाता है, ब्याज की दर की लोचपूर्णता पर भी निर्भर करता है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला कथन है आपका, सीमांत बचत प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योगफल किसके बराबर होता है? तो यह सदैव 1 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोफेसर किन्स ने रोजगार बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया है? तो इन्होंने सार्वजनिक विनियोग पर बल दिया है, जबकि इससे पहले जो आपका प्रोफेसर जेबी से थे जिन्होंने ट्रेड दी इकोनॉमिक पॉलिटिक लिखा था, ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार को कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और एक सिद्धांत इनका यह था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं से जीत कर लेती है, जबकि प्रोफेसर किन्स 1936 में विश्वव्यापी मंदी जो 1929 से 1933 में आई थी, उसके बाद इन्होंने बताया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित नहीं करती बल्कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इन प्रश्नों को भी आप ध्यान में रखें। आज के लिए अब बस इतना ही। आप देखते रहिए लक्ष्य बाय धीरेन्द्र सर। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल